हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अब उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा वीडियो के टाइटल से कि हम आज रीड मेन पे बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देखा जाए हमारे पास में अभी बचा है लगभग 90 दिनों का जो है टाइम हमारे पास बचा हुआ है। अगर हम 90 दिन ना भी माने तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि 75 दिन। अगर आप कम का टारगेट लेके चलते हैं तो लगभग हमारे पास 75 डेज का भी हमारे पास में टाइम बचा हुआ है। तो सहपाठियों, ये जो है मेरा फर्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की है रीट मेन की, अगर उनका फर्स्ट ग्रेड का पेपर बहुत अच्छा हुआ है या मान लीजिए 0.1% चांस उनको लग रहे हों गड़बड़ होने की, तो वो रीट की तैयारी कर सकते हैं। रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो तो उन्होंने क्लियर कर ही ली होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को देखना है कि आपका जो रीट का सिलेबस है वो क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको किसी सब्जेक्ट को समझना है तो सबसे पहले आप जाके और उसका सिलेबस आपको पूरी आप वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। रीट का सबसे पहले सिलेबस, उसको अच्छी तरह आप एक दिन देके आप उस सिलेबस को पढ़िए। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको जो है देखने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर कि रीट के पेपर किस टाइप के आ रहे हैं। मतलब रीट का जो अब तक एग्जाम हुआ था वो कैसा है। वैसे तो सिलेबस में कहा जा रहा है कि काफ़ी चेंज है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर्स के हम पेपर देख लें तो ठीक रहेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स जो है आप रेडी कीजिए। भले आप उन नोट्स को दोबारा उठाकर ना देखें, लेकिन फिर भी आप पढ़ते जाएं तो आप कुछ ना कुछ नोट करते जाइए या फिर आप अंडरलाइन करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट हुआ है। ठीक है। दूसरा, जो आपके पढ़ने का तरीका है वैसे सबका अलग अलग होता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है बोल कर पढ़ना। उसके बाद में अगर आप उस बोल कर पढ़ी हुई चीज़ को एक बार लिख लेते हैं ना, तो वो आपकी मेमोरी के अंदर लॉक हो जाता है। उसको आप ऐसा कहना मुश्किल नहीं होगा कि कम से कम 3-4 महीनों के लिए तो वो आपकी मेमोरी में रहता ही है, जिस चीज़ को आपने एक बार पढ़ लिया, लिख लिया। और अगर आप उसको एक सप्ताह के बाद में या 15 दिन के बाद में आपने रीडिंग लगा ली तो वो आपको हो गया क्लियर टॉपिक। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको जो है टाइम डिवाइड करना है। टाइम कैसे डिवाइड करना है, आपको जो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको पहले देखना है कि मेरा कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा है, किस पार्ट में मैं अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ और कौन सा पार्ट मेरा कमज़ोर है। तो उस हिसाब से आप खुद उस पार्ट को रोज़ आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे सिलेबस में जितने भी पार्ट डिवाइड हैं उनको रोज़ हम टाइम दें थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा अपना ये है कि मुझे ये होता है, मैं पार्ट वाइज चलती हूँ कि ये पार्ट हमने एक वीक में कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा पार्ट कंप्लीट करना है, इस टाइप से। लेकिन कुछ लोग ऐसा चलते हैं कि हमने इस पार्ट का एक टॉपिक कर लेना है, दूसरे पार्ट का भी एक टॉपिक कर लेना है, उस टाइप से। बस आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड करें। दूसरा ये है, आप रीडिंग करते हुए तो आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कुछ भी। उसके बाद में जब आप एक बार रीड कर चुके हो उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, ठीक है, उनको आप टेबल में नोट करते जाएं। आपको जैसे कोई भी युद्ध का मिल गया या कोई भी आपको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो गई या कोई भी थ्योरीज हो गई, उनकी आपको इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई, वो आपने लिख ली है।
कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए, वैज्ञानिक हो गए, उनका आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, ठीक है। उस बाद में आप उस शॉर्ट नोट्स को अपने इजी अवेलेबिलिटी में आप उसको रखिए कि इस जगह पे जहाँ पर आप 1-2 दिन में तो आप उस जगह पे पहुँच ही जाते हैं या देख ही लेते हैं, इस जगह आप उन शॉर्ट नोट्स को रखिए। उसके बाद में आपको जो है प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस आपको किस चीज़ की करनी है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उनसे रिलेटेड आप आजकल बहुत सारी बुक्स आती हैं, क्वेश्चन बैंक्स आती हैं, उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, कई लोग टेलीग्राम से भी करते हैं। तो वो करते रहना है, रिवीजन आपको करते रहना है। आप 1 वीक में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन करें ज़रूर। अच्छा, आपका ध्यान रहना चाहिए फ्रेंड्स कि आपका सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम से कम 1 महीना पहले तो आप उसको कंप्लीट कर ही लो। और जैसे कि आज कंपटीशन का हम लेवल देखते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से फ्रेंड्स आपका एक टॉपिक भी बाकी नहीं बचना चाहिए। इस तरह से आप अपने सिलेबस को तैयार कीजिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि वो मिल ही नहीं रहा है तो फिर आप उसके पीछे मत भागिए, ठीक है ना। जितना आपको अच्छे से मिल गया है उतना आप करते जाइए, लेकिन कम से कम 95% तो होना ही चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स रेफरेंस बुक्स आप ले सकते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, 11th-12th की बुक्स, 9th-12th की बुक्स, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कोई भी। लेकिन ये है कि आपको एक टॉपिक के लिए 1 या 2 से ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है, आप अलग अलग बुक्स के चक्कर में ना पड़ें। वैसे अच्छा स्टूडेंट होगा वो एक बार में अच्छा कंटेंट देख ले कि मुझे इस बुक में सारा कुछ सिलेबस मिल रहा है, ये कवर कर रही है, तो मैं एक ही बुक से पढ़ लूँ। टॉपिक वाइज आप रीडिंग कर सकते हैं, उसको आप एक आप लिस्ट बना सकते हैं चाहे तो टॉपिक्स की कि मेरा ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद में आप डेली का आप गोल सेट करें कि मुझे डेली ऐसा ना सेट करें कि मुझे डेली 6 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने। आपको बस ये सेट करना है कि मुझे डेली में एक टॉपिक करना है, या फिर मुझे डेली में 10 पेपर पढ़ने हैं, 15 पेपर पढ़ने हैं, या डेली के मुझे 10 MCQs करने हैं, 5 ही करने हैं, जितना हो, लेकिन आपको एक टारगेट लेकर चलना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये स्ट्रेटेजी जो है आपके काम की रहेगी। वैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं, आपको चैनल पर इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो उसी का अनुभव मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आपके लिए होपफुल होगी उन न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ अच्छा तो वैसे रीट भी है लेकिन कुछ बड़ा सोच के बैठे हैं। बट जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, बहुत ईयर्स के अंदर ये वैकेंसी निकलती है, और आपने अगर बीएड भी कर रखा है तो रीट की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सा सिलेबस जो है वो मिलता जुलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 3rd पेपर और ये जो रीट का कॉमन पेपर है जो सोशल साइंस है, वो बहुत मिलती जुलती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब का मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको अगर कुछ यहाँ पर उपयोगी लगता है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।